फ्रेंड्स, मैं रंजना पारेख आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल गुरु केपीओ में। आज हम बात करते हैं शिक्षण के सामान्य सिद्धांत यानी शिक्षण के सिद्धांतों के प्रकार के बारे में। शिक्षण, इससे पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि शिक्षण क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो शिक्षण के अर्थ में हमने देखा कि शिक्षण जो है प्रक्रिया को सुचारू रूप से रखने के लिए जो अध्यापक होता है वह कुछ आधारभूत सिद्धांतों की, कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की, कुछ सामान्य सिद्धांतों की पालना करता है। तो अब हम वो प्रकार देखते हैं कि ये आधारभूत सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और सामान्य सिद्धांत क्या क्या है। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले आधारभूत सिद्धांतों की। आधारभूत सिद्धांत यानी बेसिक प्रिंसिपल्स। बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? शिक्षण एक प्रक्रिया है, जैसा कि हमने पहले देखा था। शिक्षण एक प्रक्रिया है जो अध्यापक यानी सिखाने वाला और जो जिज्ञासु या सीखने वाला जो होता है छात्र, उसके मध्य होने वाली अंतःक्रियाएं या सूचनाओं का जो आदान प्रदान होता है वो उसको हम शिक्षण क्रिया या शिक्षण की प्रक्रिया कहते हैं। तो इसमें बेसिक प्रिंसिपल्स, इसके आधारभूत जो आवश्यकताएं हैं वो क्या है? सबसे पहला इसमें आधारभूत सिद्धांतों में सबसे पहला आता है म्यूटिक सिद्धांत। म्यूटिक सिद्धांत क्या है? म्यूटिक सिद्धांत किसने दिया था? म्यूटिक सिद्धांत दिया था सुकरात ने, और सुकरात ने इसको दिया था और इसको प्लेटो ने उनके बाद में इसको आगे बढ़ाया था। सुकरात क्या मानते थे कि बालक जो होता है उसमें ज्ञान जो होता है वो पूर्व ज्ञान के रूप में, अर्थात पहले से ही उसके अंतर्गत विद्यमान होता है। यानी बालक जो होता है वो संभावनाओं से और विचारों से भरा हुआ होता है। उस भरे हुए ज्ञान को या उन संभावनाओं को या उसका जो पहले का जो ज्ञान होता है, उसके मस्तिष्क में जो ज्ञान होता है, उसी ज्ञान को पुनः स्मरण कराना, रिकॉल करवाना या उसको पुनः पहचान कराना ही क्या है? शिक्षा है। तो ये जो शिक्षा है, शिक्षा जो दी जाती है, शिक्षा का मूल आधार इन्होंने क्या माना? पूर्व ज्ञान को माना। अर्थात बालक में जो हम शिक्षा देंगे उसका आधार क्या रहेगा? पूर्व ज्ञान रहेगा। इसी पूर्व ज्ञान को आधार मानते हुए उन्होंने कहा कि इस पूर्व ज्ञान को पुनः स्मरण कराया जाए। इस पूर्व ज्ञान को नवीन जो ज्ञान है उसको सीखने का आधार बनाया जाए। अर्थात जैसे किसी भी बालक ने ताजमहल के बारे में कुछ सुन रखा होगा, तो वो ताजमहल के बारे में उसकी जो पूर्व जानकारी होगी, अर्थात वो पहले का जो ज्ञान होगा वो पूर्व ज्ञान के रूप में हमें नए ज्ञान को आधार बनाने में, अर्थात हमें ताजमहल के बारे में संपूर्ण जानकारी और आगे की जानकारी देने के लिए वो आधार बनेगा, एक स्तंभ बनेगा। तो यह सिद्धांत दिया था और इसलिए उन्होंने, सुकरात ने पूर्व ज्ञान को आधार मान करके प्रश्न विधि को शिक्षण का माध्यम बनाया, जिसमें प्रश्नोत्तर के माध्यम से बालक के पूर्व ज्ञान को देखा जाता है और नवीन ज्ञान को उसको देने का प्रयास किया जाता है। आगे हम देखते हैं आधारभूत सिद्धांतों में संप्रेषण का सिद्धांत। आधारभूत सिद्धांत में संप्रेषण का सिद्धांत इसलिए आता है क्योंकि शिक्षण की जो प्रक्रिया है, यानी उसमें दो जो ध्रुव होते हैं, एक देने वाला, एक ग्राही। तो दोनों के बीच में जो संप्रेषण होता है, यानी जो कम्युनिकेशन होता है, यानी जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, उस आदान प्रदान, वो जो आदान प्रदान होता है, कम्युनिकेशन यानी सूचनाओं का जो आदान प्रदान होता है, जब वह आदान प्रदान सफल होगा, अर्थात एक देने वाला एक ग्राही को संपूर्ण सूचनाएं दे देगा, उसका फीडबैक जब उसके पास आएगा तभी वह कम्युनिकेशन की प्रोसेस हमें पता चलेगी। जैसे कम्युनिकेशन की प्रोसेस होती है, तो इसमें यहाँ पर संदेश भेजने वाला या दाता होता है या प्रेषक होता है, यहाँ ग्राही होता है। जब संदेश वाहक, संदेश भेजने वाला है, वो अपना कोडिंग के रूप में संदेश भेजता है। यहाँ जाने के बाद में उसकी कोडिंग हो जाती है, ग्राही ने ले लिया होता है और वो वापस फीडबैक दे देता है। तब वह कम्युनिकेशन की प्रक्रिया जो होती है वह संपूर्ण मानी जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पर अध्यापक होता है, यहाँ पर विद्यार्थी होता है। जब अध्यापक विद्यार्थी को सूचनाएं देता है, सूचनाएं का उसके पास रिकॉर्डिंग हो जाती है और वह फीडबैक के रूप में अपना प्रश्न का उत्तर या किसी भी प्रश्न का उत्तर या अपने सीखे हुए ज्ञान का कुछ प्रतिपोषण या पृष्ठपोषण या फीडबैक दे देता है। तब वह कम्युनिकेशन की प्रक्रिया सफल हो जाती है। अर्थात कम्युनिकेशन शिक्षण के सिद्धांतों में, शिक्षण के अंतर्गत, शिक्षण की प्रक्रिया के अंतर्गत क्लासरूम में, किसी भी प्रकार के शिक्षण में कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी होता है। और वो कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? सफल होना चाहिए, अर्थात उसका फीडबैक भी आना चाहिए। अर्थात अगर फीडबैक नहीं आएगा, यानी आपका डिकोडिंग यहाँ पर नहीं हुई है और आपका कम्युनिकेशन सफल नहीं हुआ है, और कम्युनिकेशन अगर सफल नहीं हुआ है तो आपकी शिक्षण प्रक्रिया अधूरी रह जाती है। आगे हम देखते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स में परिवर्तन का सिद्धांत। परिवर्तन यानी व्यवहार में परिवर्तन, क्योंकि हम शिक्षा को क्या मानते हैं? शिक्षा शिक्ष धातु से बनी है, जिसका अर्थ होता है सीखना। तो बालक कब सीखेगा? जब वह
अपने व्यवहार में परिवर्तन आएगा। जब बालक सीखता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन अपने आप आता है, ऑटोमेटिक आ जाता है। तो हम बात करते हैं परिवर्तन के सिद्धांत की। तो परिवर्तन के अंतर्गत बालक, जैसे हमने बालक को सिखाया गिनती, जब हम बालक को सिखाएंगे या हम बालक को किसी भी कविता को गाना सिखाएंगे भाषा शिक्षण के अंतर्गत, तब बालक जब वह उसको सीख जाएगा, तब गाना नहीं आना और गाना आ जाना, ये दोनों व्यवहार में अलग अलग प्रकार के परिवर्तन है। और जब बालक में ये व्यवहार का परिवर्तन आ जाता है, वही हमारी शिक्षा होती है, वही हमारा शिक्षण होता है, और वही प्रभावी शिक्षण या सफल शिक्षण कहा जाएगा। आगे हम बेसिक सिद्धांतों में देखते हैं परस्पर खोज का सिद्धांत। परस्पर खोज का सिद्धांत क्या होता है कि एक अध्यापक जो होता है वह अधिक परिपक्व होता है, अधिक ज्ञान, उसमें हम मानते हैं कि जो देने वाला है उसमें लेने वाले की अपेक्षा थोड़ा अधिक ज्ञान होता है। लेकिन इसका अर्थ कतई यह नहीं होता है कि केवल उसी में ज्ञान होता है। संभावनाएं दोनों तरफ होती हैं, अध्यापक में भी होती हैं और विद्यार्थी में भी होती हैं। तो कई बार क्या होता है, कक्षा में शिक्षण के अंतर्गत कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जब जो जिज्ञासु छात्र होते हैं वो अपने प्रश्नों के माध्यम से कुछ ऐसी चीजें भी पूछ सकते हैं, जिससे अध्यापक को भी कुछ नया खोजने का अवसर मिले, उन प्रश्नों के उत्तर, समस्याओं का उत्तर खोजने का अवसर मिले। इस प्रकार से दोनों तरफ से, एक अध्यापक और एक स्टूडेंट, दोनों की प्रक्रिया से दोनों तरफ से ज्ञान का परस्पर खोजा जाता है। इसको परस्पर खोज का सिद्धांत कहते हैं। अर्थात कुछ चीजें कक्षा में अध्यापक हैं वो विद्यार्थी से सीख जाते हैं, कई बार कुछ नई चीजें सीखते हैं, और विद्यार्थी हैं वो हमेशा ही अध्यापक से कुछ न कुछ प्रत्येक कक्षा के अंतर्गत सीखते रहते हैं। शिक्षण के सिद्धांतों में हम आगे बात करें तो आगे हम देखते हैं शिक्षण के सामान्य सिद्धांत। सामान्य सिद्धांत यानी आधारभूत सिद्धांतों के अलावा भी कुछ अन्य बातें होती हैं जिनको ध्यान में रख करके कक्षा शिक्षण की तैयारी की जाती है, और उसको ध्यान में रख करके आगे की नियोजन, प्लानिंग, वो सब की जाती है। तो सामान्य सिद्धांतों में बेसिक प्रिंसिपल्स में हम देखते हैं, सबसे पहला सिद्धांत होता है बाल केंद्रित शिक्षण का सिद्धांत। अर्थात अभी जो वर्तमान में जो शिक्षा पद्धति चल रही है उसमें जितनी भी शिक्षा दी जाती है उसमें एक बालक को या बालक की संभावनाओं को, बालक की क्षमताओं को, उसकी आदतों को, उसकी भिन्नताओं को ध्यान में रख करके सभी चीजों को सेंटर में किसको रखा जाता है, बालक को, अर्थात सीखने वाले को या शिक्षार्थी को। इस शिक्षार्थी को ध्यान में रखते हुए ही सभी शिक्षण विधियों का, पाठ्यक्रम का, सभी का निर्धारण किया जाता है। तो सामान्य सिद्धांतों में या बेसिक चीजों में हम ये देख सकते हैं, कॉमन चीजों में हम ये देख सकते हैं कि एक शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है, बालक, शिक्षार्थी, क्योंकि सीखने वाला ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए उसी को ध्यान में रखकर, केंद्र में उसी को रख करके सभी समस्त क्रियाओं का नियोजन किया जाता है। अगला हम देखते हैं क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता शिक्षण के अंतर्गत सक्रिय और निष्क्रिय दो प्रकार के तत्व होते हैं। तो शिक्षण के अंतर्गत अध्यापक अधिक सक्रिय मानते हैं हम, और जो लर्नर होता है, शिक्षार्थी होता है, अगर वो सक्रिय नहीं रहेगा तो एक सक्रिय होगा, दूसरा ध्रुव निष्क्रिय होगा, तो वह शिक्षण क्रिया सफल नहीं हो पाएगी। इसलिए क्रियाशीलता के सिद्धांत के अंतर्गत हम ये देखते हैं, कक्षा में जाते ही सबसे पहले विद्यार्थी को कुछ प्रश्न पूछ करके, कुछ कहानी सुना करके या कुछ पहले पूछ करके बालक को क्रियाशील किया जाता है, उसको एक्टिव बनाया जाता है। अगर बालक एक्टिव हो जाएगा तो वो नए ज्ञान को रिसेप्ट करने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए वो जाग जाएगा, अर्थात वो सक्रिय हो जाएगा। और शिक्षण की वह सजीव कक्षा वही होती है, या शिक्षण कार्य वही सफल माना जाता है जिसमें वह कक्षा सजीव हो, यानी दोनों ध्रुव उसके सक्रिय हो, यानी सिखाने वाला और सीखने वाला दोनों शिक्षण क्रिया के लिए तत्पर हो। अगला हम देखते हैं रुचि का सिद्धांत। एक बालक का इंटरेस्ट होता है, रुचि होती है उसकी, तो रुचि के अनुसार हर एक बच्चा अलग अलग विषय को पसंद करता है, उसका इंटरेस्ट होता है। लेकिन कक्षा में सभी विषयों का अध्यापन करवाना आवश्यक होता है, इसलिए उसके इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके और बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप किया जा सकता है। क्योंकि अगर हम उसको किसी सहायक सपोर्टरी सिस्टम के द्वारा, अगर उसको हम कोई कहानी, कविता या उसका जो कंटेंट है उस कंटेंट को कुछ इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाए ताकि उसका इंटरेस्ट उस कंटेंट में डेवलप हो जाए, तो वह शिक्षण कैसा होगा, प्रभावी होगा। अगला हम देखते हैं चयन का सिद्धांत। एक अध्यापक के लिए चयन का सिद्धांत बहुत आवश्यक होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक ही कक्षा के अंतर्गत उसको जितने समस्त शिक्षण दिवस होते हैं, उन शिक्षण दिवसों के अनुसार उसको एक कक्षा में कितनी विषय वस्तु, कितना पाठ्यक्रम, कितनी बात उसको प्रस्तुत करनी है, वह उसको चयन किया हुआ होता है। तब वह
अपनी बात को अच्छे से कक्षा में प्रस्तुत कर सकता है। अगर वह इस प्रकार का चयन नहीं करता है कि उसको कितना किस प्रकार से व्यवहार करना है, कितना उसको बोलना है, कौन सी विषय वस्तु उसको किस प्रकार से पढ़ानी है, तो फिर उसका शिक्षण प्रभावी नहीं हो पाएगा। अगला हम देखते हैं विभाजन का सिद्धांत। संपूर्ण पाठ्यक्रम के अंतर्गत बहुत सारे पाठ होते हैं, बहुत सारी विषय वस्तु होती है। उस विषय वस्तु को इकाई योजना में, वार्षिक पाठ योजना में, दैनिक पाठ योजना में, यूनिट प्लान में, सब में डिवाइड करके एक कक्षा के अंतर्गत उसको कितना पढ़ाना है, ये सब विभाजित करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। स्टेप बाय स्टेप अगर टीचर चलता है तब वह अपने शिक्षण को और अपने जो टीचिंग है और अपना जो कंटेंट है उसको बहुत अच्छा मजबूत बना सकता है। इसलिए विभाजन का सिद्धांत एक अध्यापक के लिए भी मजबूत अच्छा होता है और एक विद्यार्थी के लिए भी, क्योंकि उसको पता रहता है कि अब उसको कौन सा, आज उसने क्या पढ़ा है, कल उसको क्या पढ़ना है और अगले दिन उसके सामने कौन सा पाठ प्रस्तुत किया जाएगा। अगला है आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति यानी रिकॉल करना, यानी उसको बार बार रिपीट करना। तो एक बार एक ही कंटेंट को अगर हम पढ़ लेंगे और उसके बाद में उसको छोड़ देंगे तो फिर वो पढ़ा हुआ ज्ञान जो है अगर उसको हमने रिपीट नहीं किया तो वह भूल जाएगा। तो एक ही कक्षा के अंतर्गत हम मूल्यांकन के द्वारा, कुछ प्रश्न होते हैं, कुछ पाठ के अंतर्गत मूल्यांकन होता है, कुछ पाठ के उपरांत मूल्यांकन होता है। इस प्रकार से हम उसको दिए गए ज्ञान की आवृत्ति करके, उसको रिपीट करके हम आवृत्ति के द्वारा अपने शिक्षण को मजबूत बना सकते हैं। अगला है कक्षा शिक्षण के अंतर्गत ध्यान दी जाने वाली महत्वपूर्ण बात है व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिक विभिन्नता क्या होती है? प्रत्येक कक्षा में बहुत सारे बालक होते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में जैसे हमने माना 30 है, तो 30 बालक हैं, उनमें अलग अलग प्रकार की संभावनाएं होती है। कोई बालक गणित में अच्छा होता है, कोई हिंदी में अच्छा होता है, कोई भाषा में अच्छा होता है, कोई संस्कृत में अच्छा है, कोई इकोनॉमिक्स में अच्छा है, कोई एक्टिविटीज में अच्छा है। तो प्रत्येक बालक की अपनी अपनी व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, उनकी सीखने की अलग अलग आदतें होती है, उनका अलग अलग इंटरेस्ट होता है। तो उन्हीं इंटरेस्ट को सबको ध्यान में रखते हुए एक कक्षा में कॉमन शिक्षण करवाया जाता है। इन सभी विभिन्नताओं को ध्यान में अगर नहीं रखा जाएगा तो फिर हर जो बालक है वो एक कक्षा एक ही बालक के लिए इंटरेस्टिंग हो जाएगी, वही कक्षा दूसरे बालक के लिए निष्क्रिय हो जाएगी। तो एक अध्यापक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। अगला हम देखते हैं प्लानिंग का सिद्धांत या नियोजन का सिद्धांत। एक विषय के अनुसार एक विषय में होने वाले यूनिट्स और उनकी जो कंटेंट होती है उस कंटेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार की प्लानिंग करनी पड़ती है, क्योंकि एक ही पाठ को या एक ही विषय को हम अलग अलग तरीके से भी पढ़ा सकते हैं और हम उसको संपूर्ण पाठ्यक्रम को हम एक ही तरीके से नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि अलग अलग विषय वस्तु की प्रवृत्ति अलग अलग होती है, उसमें उसकी अलग अलग आवश्यकताएं होती है। जैसे हमने भाषा में शिक्षण के अंतर्गत हम देखें तो उसमें रचना भी होती है, उसमें अलग अलग विधाएं होती है, गद्य विधा, पद्य विधा, रचना, व्याकरण। तो अलग अलग विधाओं को पढ़ाने के लिए अलग अलग उसको शिक्षण विधियों की आवश्यकता होती है। इनको नियोजित करके चलना ही नियोजन का सिद्धांत कहलाता है। अगला हम देखते हैं शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों में प्रजातांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। प्रजातांत्रिक व्यवहार यानी एक ही कक्षा में डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्रीय व्यवहार, यानी हर एक बालक और एक अध्यापक सभी प्रजातंत्र के रूप में, अर्थात सब लोकतंत्र के रूप में व्यवहार करें। एक डराने वाला होगा, एक डरने वाला होगा, तो वह कक्षा सफल नहीं हो पाएगी। इसलिए कक्षा में बालक का व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए और बालक की इतनी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि अगर उसको कुछ नहीं आता है तो वह अपने अध्यापक से अपनी बात प्रस्तुत कर पाए और वह उसको अपनी बातों को समझ पाए, और अध्यापक के लिए भी यह आवश्यक होता है कि वह बालक की बात को समझे। अगला हम देखते हैं संबद्धता का सिद्धांत यानी कोरिलेशन का सिद्धांत। एक ही कक्षा में अगर अलग अलग कंटेंट उठा लिए जाएंगे तो बालक के लिए दिए गए ज्ञान का कोरिलेशन नहीं रहेगा, संबंध नहीं रहेगा, और दिया गया जो ज्ञान होता है, यानी हम एक यूनिट को बांटते हैं तो एक ही टॉपिक को बांटते हैं तो वो तीनों एक क्रम से चलती हैं, संबंधित होती हैं। पहली यूनिट दूसरी से, दूसरी यूनिट तीसरी से, इस तरह से, और पहली यूनिट दूसरी से, दूसरी तीसरी से, जैसे ब्याज, फिर चक्रवृद्धि ब्याज, इस तरह से हम पढ़ाएंगे। और कोरिलेशन इसमें पूर्व ज्ञान के आधार पर हम नए ज्ञान से स्थापित करेंगे पूर्व ज्ञान को। आगे हम देखते हैं लचीलेपन का सिद्धांत। अगर कक्षा में बालक की रुचियां, बालक की आवश्यकताएं, उनके अनुसार हमें लचीलापन होना चाहिए। हमारी प्लानिंग में, हमारी विभाजन में, हमारे चयन में, इन सब में हमारे लचीलापन होना चाहिए ताकि कक्षा जो है वो अपनी आवश्यकता के अनुसार आगे गति कर सके, बढ़ सके।
अगला सिद्धांत है निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत। निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है कि जब बालक को कोई चीज या विषय वस्तु समझ में नहीं आ पा रही है तब हम उसमें निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण करवाते हैं। अर्थात हमें पता लगाते हैं कि बच्चे को ये टॉपिक है वो क्यों नहीं समझ में आया है, और अब फिर हम उसके कारणों को ढूंढ करके उसका निदान करते हैं, उपचार करते हैं कि हमें ये विषय वस्तु, अगर हमने एक शिक्षण विधि से पढ़ाई है, माना हमने एक शिक्षण विधि प्रश्न विधि से, प्रश्नोत्तर विधि से, व्याख्यान विधि से किसी टॉपिक को पढ़ाया, फिर वो बालक को समझ में नहीं आया, हमने मूल्यांकन के द्वारा देखा, फिर हमने ये समझा कि भाई ये अगर इसको समझ में नहीं आ पा रहा है तो हम उसको दूसरी विधि से, समस्या समाधान विधि से, प्रायोजना विधि से, किसी अन्य विधि से पढ़ा करके उस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। अगला है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। कक्षा में आने वाले दोनों ध्रुव यानी अध्यापक और शिक्षार्थी दोनों का अलग अलग उद्देश्य होता है। दोनों के अपने अपने उद्देश्य निश्चित होने चाहिए। दोनों के अपने अपने उद्देश्य निश्चित होते हैं तभी वह शिक्षण भी प्रभावी बन पाता है और वह कक्षा भी सफल रह पाती है। क्यों? क्योंकि बिना उद्देश्य के कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाता है। अध्यापक के पास ये उद्देश्य होता है कि आज की कक्षा में उसे कितना पढ़ाना है, बालक के पास ये उद्देश्य होता है कि उसको इस कोर्स को कितने तरीके से उसको पढ़ना है, उसका आगे का उद्देश्य क्या है। तो इन दोनों निश्चित उद्देश्यों के आधार पर ही कक्षा आगे बढ़ पाती है। आगे शिक्षण के सिद्धांतों के प्रकार में हम देखते हैं मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत क्या होते हैं? मनोवैज्ञानिक सिद्धांत वे सिद्धांत होते हैं जिन सिद्धांतों को चयन करने में या जिन सिद्धांतों के पीछे मनोवैज्ञानिक तथ्य काम करते हैं या मनोवैज्ञानिक कार्य ध्यान में रखे जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा क्या होती है? मोटिवेशन अर्थात किसी भी टीचिंग कार्य के लिए या शिक्षण कार्य के लिए या अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है प्रेरणा या अभिप्रेरणा। जब बालक का प्रेरक अर्थात उसका जो ड्राइव है वो कार्य करेगा शिक्षण सीखने के लिए, तभी वह नवीन ज्ञान को ग्रहण कर पाएगा। इसीलिए जैसे हमें भूख लगती है या हमें प्यास लगती है तो भूख या प्यास का चालक है वो काम करता है, ड्राइव काम करता है। तब हम भूखे होते हैं और हमें पता चलता है कि हमें भूख लगी है बहुत तेज और हमें अभी कुछ खाना है। जब व्यक्ति को भूख नहीं होती है तब वह उसके सामने कितना भी स्वादिष्ट खाना रख दिया जाए वह नहीं खाएगा। इसी प्रकार से हम अगर बालक को प्रेरित किया जाए, प्रेरणा अगर बालक को मिलती है तभी बालक अच्छी तरह से सीख पाता है। अगर वह प्रेरित नहीं होगा तो उसके सामने कितना ही सुंदर शिक्षण करवाया जाए या कितना ही उसको विषय वस्तु को सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया जाए, बालक सीखने के लिए ग्राही नहीं होगा। तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों में अभिप्रेरणा का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण इसीलिए हो जाता है क्योंकि एक बालक अधिगम के लिए या सीखने के लिए जब तक प्रेरित नहीं होगा वह कक्षा प्रभावी नहीं हो पाएगी। और वहीं अगर बालक प्रेरित होगा, सीखने के लिए जिज्ञासु होगा, उत्साही होगा, तो वह कक्षा सफल हो जाएगी, सजीव हो जाएगी, जीवंत हो जाएगी। अगला देखते हैं हम प्रभाव का सिद्धांत। एक शिक्षण कार्य के अंतर्गत और एक प्रभावी शिक्षण में और एक दूसरे प्रकार के शिक्षण में अर्थात हम देखें कि डिस्टेंस लर्निंग, अलग अलग तरह की लर्निंग होती है। सबसे ज्यादा प्रभावी उसमें कौन सी लर्निंग होती है? जब कक्षा सीखने सिखाने वाला आमने सामने बैठे हों। प्रभावी तभी हो पाता है क्योंकि उसमें बालक की समस्त ज्ञानेंद्रियां काम करती है, उसका मन भी वहीं रहता है, तो उसका इफेक्ट ज्यादा होता है। तो प्रभाव का नियम होता है कि जब हम किसी भी टॉपिक को जितने अच्छे से पढ़ाने वाले का या पढ़ने वाले का इफेक्ट होता है तभी वह अच्छे से प्रभावी बन पाता है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों में आगे हम देखते हैं प्रतिपुष्टि और पुनर्वलन का सिद्धांत। जब शिक्षण की प्रक्रिया, हमने कहा है शिक्षण को एक प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में 3 ध्रुव काम करते हैं, अध्यापक, शिक्षार्थी और करिकुलम। ये तीनों में करिकुलम के अनुसार, पाठ्यक्रम के अनुसार अध्यापक काम करता है। अध्यापक काम किसके लिए करता है? विद्यार्थी के लिए काम करता है। और विद्यार्थी किसके अनुकूल चलता है? पाठ्यक्रम के अनुसार या पाठ्यक्रम को सीखने के लिए चलता है। तो ये तीनों ध्रुव आपस में चलते रहते हैं। इन तीनों का एक दूसरे का फीडबैक या प्रतिपुष्टि आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि करिकुलम जिन उद्देश्यों पर आधारित होते हैं उन्हीं उद्देश्यों पर अध्यापक चलता है। उन उद्देश्यों के अनुसार अध्यापक को शिक्षण करवाना होता है। उनमें से बालक ने कितना सीखा यह हमें प्रतिपुष्टि के द्वारा पता चलता है। और एक अध्यापक के पुनर्वलन के द्वारा भी बालक प्रेरित होता है, उसका इफेक्ट पड़ता है, उसको मोटिवेशन मिलता है। तो ये सभी सिद्धांत एक साथ काम करते हैं। तो अध्यापक के द्वारा दिए गए पुनर्वलन से बालक प्रेरित होता है और सीखने के लिए जिज्ञासु होता है। और बालक के पुनर्वलन से अध्यापक को भी पुनर्वलन मिलता है, प्रतिपुष्टि मिलती है, फीडबैक मिलता है कि अध्यापक के द्वारा सिखाई गई विषय वस्तु को बालक ने कितना ग्रहण किया है। अगर बालक ने उसको अच्छे से ग्रहण किया है
तभी अध्यापक का इस पाठ्यक्रम को पढ़ाने का उद्देश्य सफल हो पाता है और बालक का भी इस पाठ्यक्रम को सीखने का उद्देश्य सफल हो पाता है। इसलिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों में प्रतिपुष्टि और पुनर्वलन के सिद्धांत भी आवश्यक हो जाते हैं। अगला सिद्धांत होता है ध्यान, थकान एवं आराम का सिद्धांत। ध्यान, थकान, आराम क्या है? बालक का ध्यान कक्षा में होना चाहिए। थकान, अगर बालक के लिए विषय वस्तु वो भारी हो जाएगी, उसकी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं होगी, उसके मनोवैज्ञानिक धरातल के अनुसार नहीं होगी, तो वो बालक को थका देगी। और बालक को आराम की आवश्यकता अर्थात बीच बीच में उसको रिफ्रेश होने की आवश्यकता रहती है। इसलिए दिया गया जो कंटेंट है या विषय वस्तु का जब हम पढ़ाते हैं, पढ़ाई जाती है, तब उसमें यह सबसे महत्वपूर्ण होता है कि बालक का ध्यान कक्षा में होना चाहिए। उसी के अनुसार बालक को यह होना चाहिए कि एक साथ ही बहुत ज्यादा या अनावश्यक तथ्य या बहुत ज्यादा विषय वस्तु एक साथ नहीं दी जाए, ताकि बालक आराम से उसको ग्रहण कर सके और आगे के लिए मोटिवेशन उसको मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।